पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है। Ayes 128, Noes 95. The bill is passed. एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के मंदिर में ये सिर्फ शोर भर नहीं है, ये गूंज है सैकड़ों साल पुरानी रिवायतों की, दशकों से बने एक कानून के मटिया मेट हो जाने की, आंखों में तैरती कुछ नई उम्मीदों की और कुछ दिलों में बदलाव की बयार के साथ बढ़ रहे डर। संसद के दोनों सदनों में 21 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद पुराना वक्फ इतिहास हो गया है। नए वक्फ का सपना इतिहास रचने की उम्मीदों के साथ सच हो गया और मैं बच्चन साहब की पुरानी कविता को नए सिरे से गढ़ते हुए इस सोच में डूब गई कि जो बीत गई वो बात गई, अब बात नहीं जज्बात नहीं, पर होंगे क्या हालात नए। अब मैं इस सोच में डूबी हूं इन दो तस्वीरों की वजह से। एक और वक्फ बिल में हुए बदलाव का विरोध है। मुस्लिम समाज का एक तबका नाराज है, उसे डर है कि उसकी जमीन, उसके कब्रिस्तान, मजार छीन लिए जाएंगे। और दूसरी ओर एक तबका वो भी है जो फूल बरसा रहा है, नए सवेरे की पहली किरण की तरह इस बिल में हुए बदलाव का स्वागत कर रहा है। तो कौन है ये लोग जिन्हें वो नहीं दिख रहा जो मुस्लिम समाज का एक तबका देख रहा है, यानी कि बदलाव के बाद की बेहतरी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेहतरी के जो वायदे किए जा रहे हैं वो एक छलावा भर है। कहीं ये फर्क अमीर और गरीब के बीच का तो नहीं, कहीं ये फर्क पाने वाले और खोने वाले के बीच का तो नहीं, या फिर ये बस वोट बैंक की सियासत का एक पहलू है जिसमें मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत है। मुझे याद आ रहा है अदम गोंडवी की एक मशहूर कविता है, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। राजनीति अक्सर आंकड़ों में उलझकर हालात सुलझाने में नाकाम रह जाती है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ ने गरीब मुसलमानों को, जिसे आज मैं अपने शो में जुम्मन का नाम दूंगी, तो आखिर वक्फ से जुम्मन को क्या मिलेगा जिसके छिन जाने का डर है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि राजनीति क्या वोटों के नफा नुकसान के बीच उलझकर गरीबों की हालात की अनदेखी कर रही है। वक्फ की अनंत कथा में कई पड़ाव हैं और भारत का अगर जिक्र करें तो भारत में इसकी शुरुआत होती है देश की आजादी से भी सैकड़ों साल पहले, यानी 12वीं सदी। और ये भी कहा जाए कि इसका कोई क्लियर इतिहास अभी तक नहीं है, लेकिन जो जानकारी अब तक है उसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, वहां की जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दी और इसका मकसद वही था, गरीब मुसलमान यानी कि जुम्मन मियां को या उनकी जिंदगी में बेहतरी करने के लिए गांव से जो आय का स्रोत तैयार होगा उससे उन लोगों की जीवन को बेहतर किया जाए। देखिए, वक्फ दरअसल इस्लाम का वो हिस्सा है जिसमें जन कल्याण की भावना निहित है। यहां मैं साफ कर दूं
कि मेरे देश के गरीब मुसलमानों को एक सिंबॉलिक नाम इस शो में मैं दे रही हूं, जो है जुम्मन मियां। जुम्मन मियां कहकर यहां पर संबोधित कर रहे हैं। अब खैर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूं कि वक्फ क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जो वकूफा शब्द से निकला है। वकूफा का अर्थ है ठहरना, रोकना, और इसी से निकला है वक्फ, जिसका अर्थ है संरक्षित करना। अब इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो, और उस संपत्ति को सहेज कर रखने वाले को वक्फ कहते हैं। यानी कि एक तरह का दान है जिसमें आप घर, खेत, जमीन, और जमीन ही नहीं, आप टीवी, पंखा, साइकिल, कूलर, ऐसी कोई भी चीज, यानी साइकिल से लेकर अपनी जमीन तक किसी जन कल्याण के कार्य के लिए आप वक्फ को वो दान कर सकते हैं। दान में दी जा सकती है जिससे गरीब मुसलमान या गरीब व्यक्ति का जन कल्याण। और दान देने वाला यानी कि वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान उसने दिया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। यानी कि अगर किसी वाकिफ को ये वो चाहते हैं कि उसकी संपत्ति से सिर्फ यतीम यानी कि अनाथ बच्चों का भला हो सके, तो वक्फ की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसा ही किया जाए। ऐतिहासिक तौर पर भारत में वक्फ का चलन मोहम्मद गौरी से शुरू हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत यानी कि 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बढ़ावा दिया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल यानी कि 1211 से 1236 के बीच मस्जिदों, मदरसों और दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को दान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फिर मुगल काल में बाबर और अकबर ने इसे संगठित रूप देने की कोशिश की। फिर ब्रिटिश काल में यानी 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक तौर पर शुरू किया गया, जबकि 1923 में पहला वक्फ एक्ट बनाया गया। हालांकि तब यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा, धार्मिक कामों के लिए अपनी इच्छा से संपत्ति का दान किया करते थे। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली की ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और डीडीए के अंदर आ गई थी, जिसे लेकर आज तक विवाद भी चल रहा है। और आजादी के बाद साल 1952 में पंडित नेहरू की सरकार ने कांग्रेस सांसद एसएम अहमद काजमी से देश भर में वक्फ संपत्तियों की पहली बार पूरा सर्वे कराया गया। और फिर आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया। अब इस एक्ट में क्या कहा गया था? इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में हर राज्य के अंदर अपना एक वक्फ बोर्ड होगा, और जिस जगह पर शिया मुस्लिम की वक्फ प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वहां शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों होंगे। और इसी वजह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार में दो वक्फ बोर्ड हैं। फिर 1954 के एक्ट के तहत ही वक्फ के अंदर एक सर्वे कमिश्नर बनाया गया, जिसके पास एक सिविल कोर्ट के जैसी पावर दी गई। ये सर्वे कमिश्नर किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता था। फिर साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R में ये शक्तियां दी कि अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान ली गई तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाए। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि यह जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझनी जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में कि वो सर्वेयर ये तय कर सकता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, वो बोर्ड तय कर सकता है कि प्रॉपर्टी किसकी है। बाद में यानी कि साल 2013 में जो संशोधन पेश किए गए उससे वक्फ को इस संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई।
यानी असीमित शक्तियां उस समय 2013 में वक्फ को इस मामले में दे दी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्फ ताकतवर होता चला गया, विवाद भी बढ़ने लगे, अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी आने लगी। और देखते ही देखते देश में वक्फ और वक्फ बोर्ड माला माल होते चले गए। लेकिन जिस जुम्मन की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वो जुम्मन इंतजार करते रहे। साल 2006 में सचर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है, जो कि करीब 6 लाख एकड़ जमीन है। इसकी मार्केट वैल्यू थी 1.2 लाख करोड़। सचर कमेटी ने बताया था कि इस पूरी जमीन से अगर कमाई की बात करें तो करीब 12,000 करोड़ रुपए तो मिलने ही चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड उस समय अपनी प्रॉपर्टी का सालाना प्रॉफिट 163 करोड़ रुपए दिखाता था। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर वक्फ के हिस्से के करीब हजारों करोड़ रुपए कहां चले गए? उन पैसों का इस्तेमाल जुम्मन की भलाई के लिए हुआ या कोई जहांगीर माला माल हो गया? कोर्ट में विवादों की एक लंबी फहरिस्त होती चली गई। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अमानतुल्लाह खान जैसे कई नेताओं पर वक्फ की संपत्ति कब्जाने या उनके गलत इस्तेमाल का आरोप लगने लगा। साल 2020 में योगी सरकार के एक्शन के बाद गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गजल होटल को गिराया भी गया। आरोप था कि यह होटल वक्फ प्रॉपर्टी पर बनाया गया था। और इसी तरह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए वक्फ का गलत इस्तेमाल किया। ईडी का आरोप है कि अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर दिया और वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया। जांच एजेंसियों ने अमानतुल्लाह खान पर वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। भले ही इन आरोपों की सच्चाई अदालतें तय करेंगी, लेकिन ये सवाल तो मैं जरूर पूछूंगी कि 2022 में जारी आंकड़ों के मुताबिक जिस वक्फ के पास देश में 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई है, आज वक्फ बोर्ड ने जुम्मन मियाओं को क्या दिया? कितने जुम्मन मियां या उनके परिवार के लोग वक्फ से मिलने वाले पैसों की वजह से पढ़ लिख कर देश के IAS, IPS या फिर किसी बड़े पद पर पहुंचे? कितने जुम्मन मियाओं को वक्फ बोर्ड की ओर से घर मिल गया? वक्फ बोर्ड कितने जुम्मन मियाओं की जिंदगी सुधार पाया या आसान बना पाया? क्या इसका कोई आंकड़ा है या कोई जवाब? शायद नहीं। चंद मदरसों को चलाने के अलावा वक्फ बोर्ड के लोग शायद ही ये बता पाएं कि उनकी वजह से किस जुम्मन के घर में रोशनी हुई। और इसीलिए आज नए वक्फ के आने के बाद बदलाव की उम्मीद से कई जुम्मनों की आंखें रोशन हो रही। मैं ये नहीं जानती कि कल क्या होगा। ये नया बिल भी क्या किसी जुम्मन को उसका हक दिला पाएगा? और क्या वक्फ बोर्ड अब जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए उन जुम्मनों की आंखों में जो रोशनी वो देखना चाहते हैं वो दिखा पाएगा? उनकी आंखों से आंसू पहुंच पाएगा? लेकिन फिलहाल जुम्मन की आंखों में उम्मीद नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है। वो उम्मीद जिसका जिक्र देश के संसद में बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि कोई भी मुसलमान जब वक्फ क्रिएट करता है, सबसे पहले
उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुनिश्चित करके ही आप वक्त क्रिएट कर सकते हैं। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है और इसीलिए जुम्मन की आंखों की उम्मीद से सियासत की गलियां भी रोशन हो रही हैं। और जाहिर तौर पे पॉलिटिकल कॉरिडोर में जब चर्चा है तो राजनीति का जिक्र तो जरूर होगा। अब देखिए, अपने अपने तर्कों के मुताबिक विपक्ष को लगता है कि इस बहाने वो बीजेपी के उस वोट बैंक को अपने पाले में ला सकेंगे जो सिर्फ बदलाव की उम्मीद में बीजेपी को वोट करता है। विपक्ष उसे शायद ये समझा लेगा कि दरअसल ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि उनका ये कदम जुम्मन मियां के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी बड़ा संदेश देगा और वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। आपको एक बार और समझा दूं। देखिए, किसी भी तरह की जब राजनीतिक चर्चा होती है तो उससे क्या फायदे क्या नुकसान और उसका राजनीति में क्या फायदा होगा ये जरूर देखा जाता है। और जाहिर तौर पे ये वक्फ बिल है तो इसमें तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख रही है। अब इसके पीछे ये जो बिल आया है इसके साथ साथ बीजेपी का छोटा गोल या बड़ा गोल क्या है इसको समझते हैं। छोटे गोल के लिहाज से आप देखिए कि बिहार का चुनाव है इस साल, अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव है। और अगर बड़ा गोल देखें तो आप देखिए कि एक खाई थी गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमानों के बीच और वक्फ बोर्ड उन गरीबों की मदद के लिए बनाया गया, लेकिन वो मदद गरीब मुसलमानों को, जिनको हम जुम्मन कह रहे हैं, उनको कभी नहीं। अब इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार उन गरीब पिछड़े मुसलमानों को वो उम्मीद दे रही है कि अब आपको सहायता मिलेगी, अब महिलाएं सशक्त होंगी, अब आपके बच्चे मदरसे में या सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ेंगे और उस वक्त संपत्ति से आय जो आय होगा वो आपके घर में भेजी जाएगी, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी हारी बीमारी के लिए हो। वो उम्मीद। तो अगर हम राजनीतिक फायदे का जिक्र करें तो दो फायदे जिसका मैंने जिक्र किया, एक, गरीब मुसलमान का वोट बैंक मोदी सरकार के साथ जुड़ेगा जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी के इतिहास में, और दूसरा, वो आधी आबादी का वोट जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मिल तो रहा है लेकिन मुस्लिम महिलाओं का नहीं। अभी तक पूरा हिंदू महिलाएं साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं, लेकिन जब महिला की सुरक्षा की बात लगातार किरण रिजिजू, अमित शाह से लेकर बीजेपी के नेता संसद में कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की, उनको प्रोटेक्ट करने की, तो जाहिर तौर पे ये महिलाओं को बल भी देगा और ये विश्वास भी देगा कि मोदी सरकार होगी तो हम सुरक्षित। सवेरा एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर, उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया, पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। राजनीति के रंगमंच पर वोट के रंगीन सपने कोई ना देखे ये तो मैं कह नहीं सकती, तो इस गणित में जुम्मन मियां का वोट ना हो ये भी मैं कैसे कह दूं। अब सामने बिहार के चुनाव हैं और फिर बंगाल में भी सियासी उबाल है और फिर यूपी का रण सज रहा है।
इन तीनों जगहों पर बीजेपी के लिए जुम्मन मियां गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो थोड़े आंकड़े यहां पर हम आपको समझाते हैं कि ये गेम चेंजर कैसे साबित हो। देखिए, 2023 में बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसके मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। इसमें 73% पसमानदा मुसलमान हैं, जिन्हें हम जुम्मन मियां कह रहे हैं यहां पर इस वक्त। यूपी में इनकी संख्या 4 करोड़ के करीब है और पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमानों में भी बड़ी संख्या गरीब मुसलमानों, जो चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। और फिर इस वक्फ मोड के माध्यम से बीजेपी जो संदेश गरीब मुसलमानों को दे रही है, इसीलिए उन्हें गेम चेंजर की श्रेणी में हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल 2024 के पास होने के साथ साथ इसी पर सियासत तेज भी हो गई। बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू में अंदर खाने विरोध भी है, लगातार आवाजें उठ रही हैं और नौबत पार्टी से तलाक तक पहुंच चुकी है। इसकी उम्मीद विपक्ष को भी थी और इसीलिए उसे लग रहा था कि शायद नीतीश बाबू और नायडू जी उन्हें अपने वोट बैंक को देखते हुए, क्योंकि नायडू के पास अपने 7.5% मुस्लिम वोट बैंक है अपने, तो ऐसे में वो वोट बैंक देखते हुए बिल का विरोध करें या बिल पास नहीं होने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि दोनों ही पार्टियों के सांसद ने जबरदस्त धुआंधार स्पीच एनडीए के समर्थन में दी। अब अंदर खाने नीतीश नायडू ने बिल को जब बताया गया उनको, तो कई बदलाव बताए और कई बदलाव कराए भी। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जो बिल पास हुआ उसमें मूल ड्राफ्ट से 14 बदलाव किए गए और इसमें से ज्यादातर सुझाव जब जेपीसी की बैठक हुई तो जेपीसी में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए थे। अब उदाहरण के तौर पर वक्फ बाय यूजर प्रावधान को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हटाया जाएगा। जेपीसी में शामिल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी और लावू श्रीकृष्ण देवरायुल ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार भी किया। अब वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने का नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। यानी कि जो बार बार कहा जा रहा है कि इतनी सी भी इंच जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, वो इसका मतलब है। यानी जो पुराने जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो वापस नहीं ली जाएगी, ना उस पर कुछ ताका झाकी हो। जो अब बिल बनने के बाद जो प्रॉपर्टीज आएंगी उस पर देखा जाएगा, उस पर नियम लागू होंगे। और हाँ, वो प्रॉपर्टीज जो डिस्प्यूटेड है उस पर ये नया वक्फ संशोधन कानून लागू होगा। यानी पुरानी कोई जमीन 1 इंच भी नहीं ली जाएगी। फिर वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकारें अधिकारी नामित करें। जेपीसी में टीडीपी सांसदों ने सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का एक सीनियर ऑफिसर नामित किया जाए। जेपीसी ने इस बदलाव को भी माना। अब ये ऑफिसर वक्फ की उन प्रॉपर्टीज के मामले में फाइनल अथॉरिटी होगा जिनको लेकर सरकार और वक्फ में विवाद है, डिस्प्यूटेड। उसकी फाइनल रिपोर्ट के बिना ऐसी प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती। इससे वक्फ के मामलों में ट्रिब्यूनल के अधिकार कम हो गए और राज्य सरकार की भूमिका प्रभावी हो गई। तो जो एक डाउट था विपक्ष को कि क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनका भी बड़ा वोट बैंक पसमानदा मुसलमान है, बहुत बड़ी संख्या, और टीडीपी तो 7.5% मुस्लिम है ही, वो क्यों मान गए ये तमाम बदलाव सुझावों को मानने के बाद। सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अब 6 महीने की डेडलाइन जरूरी नहीं है। जेडीयू के सांसद दिलेश्वर कामत ने इस प्रावधान में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल किसी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए टाइमलाइन बढ़ा सकता है और इसके लिए प्रॉपर्टी के मुतवल्ली यानी कि केयर टेकर को ट्रिब्यूनल के सामने इसकी उचित वजह बतानी।
हालांकि ये वजह क्या हो सकती है और 6 महीने की टाइमलाइन लिमिट को कितना बढ़ाया जा सकता है, ये साफ नहीं है। इसे तय करने का निर्णय ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया गया। नीतीश और नायडू की पार्टी की ओर से दिए गए ऐसे कई बदलाव जेपीसी ने सुझाव माने और बदलाव किए, और यही वजह है कि वक्फ बिल की जेपीसी की बैठक के दौरान नीतीश कुमार और नायडू के द्वारा दिए गए तमाम सुझावों को माना गया और इस बिल में सुझाव को लिया भी गया। अब उम्मीद है कि ये नया वक्फ कानून जुम्मन मियां का वक्त भी बदलेगा और बीजेपी का वोट बैंक भी संवारेगा। सबके पास अपना अपना इंतजार है और मेरी नजर जुम्मन मियां के आंगन में उतरने वाली चांदनी पर है। जो उतरी तो जुम्मन मियां का घर भी चमकेगा और जिंदगी। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत।